आज के हमारे गेस्ट थे मिस्टर विशाल कुंभानी। मैं यूके में आया था सितंबर 21 में। मेरी सैलरी थी उसके 5 टाइम्स मैंने प्रॉफिट Wow. बनाया सेकंड मंथ में। वाह, बिगिनिंग ही सबसे हार्ड होती है। पिछली सैलरी थी वो मैं एक दिन में कमाता था। 3000 लोगों को एडवाइस दी है फ्री में। आज तक कभी किसी के पास से एडवाइस के 1 पाउंड नहीं लिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ऊपर वाला भी हेल्प करता ही करता है। कॉल पे बात करने के लिए भी 5 दिन के बाद 1 वीक के हाँ, बाद का appointment अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे वर्क रिलेटेड कोई कॉल आ रहा है तो कोई आंसर नहीं करता है यहाँ पे। मतलब क्योंकि मुझे लोगों को जो चाहिए वो देने में इंटरेस्ट है। ऑफ लाइसेंस का जो बिजनेस होता है वो सच में प्रॉफिटेबल होता है। मतलब का बिजनेस इंडिया से लेके यूके में लाना है तो पॉसिबल है, और उसके लिए आपको तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत वैल्यूबल होने वाला है। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम दोस्तों। मैं हूं आप सबका होस्ट और दोस्त विशाल पाना। आप सबका बहुत ही स्वागत है बियॉन्ड बॉर्डर्स में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आज एक विशाल दूसरे विशाल का स्वागत करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं विशाल कुंभानी का, एक यूके बेस्ड एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंटेंट क्रिएटर जो यूके के बिजनेस वर्ल्ड को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिया से यूके बिजनेस एक्सपांसन जैसे टॉपिक्स पर उनकी वीडियोस हज़ारों लोगों को गाइड करती है। लेकिन रील्स और बिजनेस नंबर्स के पीछे उनकी असली जर्नी क्या है, यूके का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कौन से स्ट्रगल्स आए और सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत छुपी है, आज हम उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को और बिजनेस की रियलिटी को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विशाल भाई, तो पहले तो मुझे आप बताइए कि आप यूके में कब से रह रहे, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ आके? मैं यूके में आया था सितंबर 21 में। तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 5 साल हो गए। यस, 5 साल होने को आए। बेसिकली इंडिया में कहाँ से हो, पहले तो ये बताइए आप। इंडिया में मैं सूरत से हूँ। अच्छा, हम दोनों मैं सूरत भी से, सूरत हमारा से। दोनों का नाम भी विशाल है। हाँ, दोनों का नाम सेम है, दोनों की सिटी भी सेम है। कोइंसिडेंस है, यूनिवर्स ने हमें कनेक्ट करवा दिया। हाँ। क्या सोचा जब आप यूके आ रहे थे, आपने क्यों यूके आने का डिसीजन लिया? मतलब आपके मन में या क्या चल रहा था कि आपको यूके जाना है? तो ऐसा था कि इंडिया में मैं स्टडी कर रहा था, स्टडी के साथ अकाउंटिंग में जॉब कर रहा था मेरे मामा के यहाँ। मेरे मामा है भावेश भाई गजेरा करके, उसका योगीराज एंटरप्राइज करके फर्म है। उधर मुझे एक अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम में मिली अकाउंटिंग में, तो मैं उधर बुक कीपिंग जैसा वर्क कर रहा था। बट वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था, एंड मैं मेरे बिजनेस का गुरु ही मेरे मामा को, वो भावेश भाई गजेरा को मानता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सब लेसन सिखाए कि बिजनेस कैसे करना होता है, बिजनेस में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सब कुछ मुझे उसने सिखाया। तो उधर से मेरी बिजनेस जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने बिजनेस चालू नहीं किया था, बट जॉब चालू किया था। जॉब के साथ साथ फिर मुझे मामा ने मोटिवेट किया कि तू अपने क्लाइंट कैसे, मैं उधर जॉब कर रहा था फिर भी वैसे कोई करते नहीं है, बट क्योंकि मेरे मामा थे और उसने मुझे सिखाना था तो अपना कर तो सकता है। उसने मुझे बताया कि क्योंकि उसका का बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का बिजनेस था, तो उसने मुझे बोला कि क्यों अपना आप खुद का क्लाइंट भी साथ में स्टार्ट नहीं करते। मैंने स्टार्ट किया, तो मेरी सैलरी थी उसके 5 टाइम्स मैंने प्रॉफिट बनाया सेकंड मंथ में। वाह। तो मेरी सैलरी 5 टाइम्स हो गई। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली बायोडीजल में। तो बायोडीजल का पेट्रोल पंप स्टार्ट करने का सोच रहे थे, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, बट फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा गलत चीज़ होगी कि बंद कर दिया। तो फिर अचानक से इतना ज़्यादा, मतलब तभी तो मेरी सैलरी 20 से 30 टाइम्स हो गई थी। अरे बाप रे। तो जितना कभी कभी तो मेरा मंथली, जो मैंने जब स्टार्ट किया मंथली सैलरी थी, वो मैं एक दिन में कमाता था सूरत में। फिर तो जॉब करने का भी मन नहीं कर रहा होता आपका, नहीं? पर फिर कनेक्टेड ही था, मामा के साथ ही था वो भी बिजनेस। तो वो बिजनेस फिर थोड़ा बहुत बिल्डअप किया था और सडनली ये हो गया। तो फिर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। फिर अकाउंटिंग तो मेरा चालू ही था, तो मैंने सोचा उसमें ही करियर बनाना है। फिर करियर ऑप्शन में कंट्री चूज करने का टाइम आया, तब तक मेरा बीकॉम भी स्टडी भी फिनिश हो गया। ये सब मैंने पार्ट टाइम में किया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर पार्ट टाइम के बाद मैंने चालू किया सोचना कि क्या कहाँ जाना है, कैसे करना है। फिर यूके का मैंने IELTS का किया और यूके की एग्ज़ाम दी। और कोविड के बाद, ये कोविड में सब टाइम मिल गया मुझे कि सब प्रिपेयर करने का। अदरवाइज बिजनेस में एक बार घुस गए, बाद में टाइम नहीं मिलता। बहुत मुश्किल होता है। कोविड वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। बहुत लोगों के लिए खराब सिचुएशन थी, बट इट वॉज, आई कंसिडर्ड इट एज अ अपॉर्चुनिटी।
तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके फिर उसमें जो भी मेरा लर्निंग था वो ले लिया, और उसके बाद जैसे कोविड ओपन हुआ तुरंत मैंने अप्लाई कर दिया और मैं आ गया इधर। इधर आने के बाद ऐसा हुआ कि स्टूडेंट में आया था, जॉब तो तुरंत मिल गई थी। गोरिल्लास करके आपने सुना हाँ, होगा, गोरिल्लास, हाँ 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 हाँ। तो उसमें मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, तो तुरंत ही बिजनेस माइंड था। तो जैसे ही 6 मंथ हुआ तो मुझे लगा बिजनेस करना है, करना है। तो मैंने एक रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप किया और उसके साथ टिफ़िन डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट किया। वाह। और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि एंट्री पॉइंट मुझे चाहिए था बिजनेस में, कहीं भी मुझे एक बस जिधर घुसना था। घुसना था, तो मुझे मेरे दिमाग में अकाउंटिंग चल रहा था, बट मुझे वो रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप ऑफर किया तो मैंने चालू किया। बट फिर 3 महीने 6 महीने रन करने के बाद मुझे मतलब एवरी डे के 50-60 टिफिन जा रहे थे, सो एवरी डे का 300-400 पाउंड का रेवेन्यू हो रहा था। बहुत बट फिर भी मुझे वायबल नहीं लगा, क्योंकि उसमें टाइम मेरा जितना इन्वेस्ट हो रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे वायबल नहीं लगा, क्योंकि मैं जब सूरत में था तो वो प्रॉफिट बना रहा ऑलरेडी था। देख लिया था आपने, बड़ी हाँ, तो बड़ी मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। और वो भी रन कर रहे, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट था तो वो अभी टेक ओवर कर लिया और वो रन कर रहे। फिर मैं तुरंत मुझे अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग में इंटरेस्ट था और मैंने क्लाइंट को अप्रोच करना चालू किया कि यूके का अकाउंटिंग इंडिया में कैसे करवाए। अच्छा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट थे और मुझे नॉलेज भी था यूके अकाउंटिंग का, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में जब स्टडी के साथ, मेरा स्टडी भी इंटरनेशनल उसमें था अकाउंटिंग में, और वो इन द मीन टाइम मैं स्टडी के साथ साथ रिसर्च करता था सब कुछ। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे होता है आउटसोर्सिंग। मुझे आउटसोर्सिंग के 1-2 क्लाइंट मिले और वो क्लाइंट में से मुझे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना चालू रेफरेंस हुआ। भी मिले होंगे काफी Yes. सारे। तो मतलब फर्स्ट क्लाइंट डिफिकल्ट होता है यूके में, हाँ। जब भी कोई भी बिजनेस चालू करो या कुछ भी करो, और पर्टिकुलरली यूके में बिगिनिंग ही, जब बिगिनिंग होती है, आप कुछ भी नया करो, बिगिनिंग ही सबसे हार्ड होती है। अगर एक बार आपने वो शुरुआत कर ली फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर सब हो जाता है। यस। और आउटसोर्सिंग का अच्छा चल रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा लोग रेफरेंस से पूछते थे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे करें, कोई गाइडेंस नहीं देता है। मुझे मतलब एंड क्लाइंट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, कि क्योंकि 1-2 बड़े क्लाइंट्स में से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, वो रिकरिंग रेवेन्यू होता है, एवरी मंथ फिक्स रेवेन्यू हो जाए। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था एंड क्लाइंट में। बट बहुत लोगों की इंक्वायरीज आ रही थी कि आप गाइडेंस करो कि कैसे कंपनी रजिस्टर करना होता है या कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा ओके चलो चालू करते हैं। तो धीरे धीरे चालू किया। एंड पहले 2 साल तो मैंने आउटसोर्सिंग में ही काम किया, तब तक तो मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था एंड क्लाइंट में। लास्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर से मैंने चालू किया था क्लाइंट, और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर में मैं इंस्टाग्राम पर आया। और पहले तो मैं इंस्टाग्राम में 1-2 रील महीने की एक रील बनाता था। तो अभी तो बहुत अच्छा हमने अभी तो हर रोज आती है आपकी रील। लास्ट 2 मंथ से ट्राई किया है कि एक भी दिन मिस नहीं किया नहीं करना है। जो आप लोगों को चाहिए था वो देने की ट्राई किया। आज तक कभी किसी के पास से एडवाइस के 1 पाउंड नहीं लिए। 3000 लोगों को एडवाइस दी है फ्री में। अगर वो 10 पाउंड भी कंसिडर करूँ तो 30,000 वो होगी। बाइंग सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आया, तो वो मेरा बिजनेस नहीं था। बट फिर लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो ऑफ लाइसेंस ढूंढते हैं या रेस्टोरेंट ढूंढते हैं या कोई भी बिजनेस ढूंढते थे। तो फिर मेरे पास ऐसे अपॉर्चुनिटी आती रही थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी बिजनेस में है। तो वो लोगों के कनेक्टेड में कोई होते हैं, उसको सेल करना होता है या क्लाइंट को खुद को सेल करना है। तो मैंने सोचा कि वो एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट 3,000 से 5,000 पाउंड ईच पार्टी के पास से लेते हैं। तो एक सेल पे मिनिमम वो लोग 6 से 10,000 लेते हैं। मैंने मिनिमम इंस्टाग्राम के थ्रू 25 डील करवाई हो, बट यूनिवर्स ने एनीवे कनेक्ट करवा दिया। हाँ सही है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको ऊपर वाला भी हेल्प करता ही करता है, आपको आगे सक्सेस मिलती है। आप इस तरफ से लॉस करते हो पर दूसरी तरफ से आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलता है वापस। नहीं, मैं लॉस नहीं मैं उसको इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करूंगा कि उससे ही मुझे रीच मिली है, उससे ही लोग मुझे जानते हैं एंड मैंने सपोर्ट किया है, तो मुझे ऑटोमेटिकली क्लाइंट मिलते हैं। मैंने कभी, आज हम पहली बार बता रहे हैं कि मैं अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा। अब अदरवाइज मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे पास अकाउंटिंग करवाओ या हम अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम फ्री में कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो खाली बोलते हैं कभी कोई रील में। अदरवाइज मैं मेरी प्रमोशन कभी भी नहीं करता हूँ,
क्योंकि मुझे लोगों को जो चाहिए वो देने में वो देना इंटरेस्ट है, सही बात और है। मेरे पास ऑटोमेटिकली इंक्वायरी इतनी ज़्यादा आती है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैं मार्केटिंग करता ही नहीं हूँ मेरे बिजनेस का। सही है, सही है। काफ़ी सारे लोग मतलब यूके में आते जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं, और उनको भी गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई जिसने ग्राउंड लेवल से किया वही बंदा बता सकता है कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कैसे करना है। तो डेफिनेटली आपने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है तो आपको सब पता होगा। तो मैं सोचता हूँ आई थिंक तो आपको काफ़ी सारे मैसेजेस आते होंगे डेली, और आप जैसे ही बिजनेस डालते हो इजी, मतलब काफ़ी हार्ड भी नहीं होते कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतना है। मतलब मैंने काफ़ी सारी आपकी रील्स भी देखी है, तो आई थिंक, और मैं कमेंट्स भी देखता हूँ तो कमेंट्स भी भर भर के होती है। तो मुझे लगता है कि आपको किसी को हायर करना पड़ता होगा ये अकाउंट मैनेज करने के लिए भी। यस, मेरा एक पर्टिकुलरली फुल टाइम स्टाफ इंस्टाग्राम पर कंटिन्यू वर्किंग आवर्स में रहते हैं अरे वाह, कि वो पर्टिकुलरली आंसर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज बहुत आती है सारी वो लोगों को हैंडल, क्योंकि अगर कमेंट्स करे या किसी को नहीं मिले और आंसर रिप्लाई नहीं मिले तो उसको लगता है कि ये कुछ इन रिस्पॉन्स नहीं करे। हाँ, तो मैंने पर्टिकुलरली एक अलोकेटेड स्टाफ रख दिया है उसके लिए, क्योंकि सबको आंसर भी मिल जाए, सबकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाए। किसी को सेल करना है तो वो अप्रोच कर रहे हैं तो भी, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मेरा टाइम नहीं कैलेंडर होता। फुली बुक्ड होता है। थैंक यू वेरी तो मच, आपने अपना टाइम दिया कीमती। इंक्वायरी आती है तो पहले वो मेरे स्टाफ के पास जाती है, उसमें से फिल्टर होकर मेरे पास आती है कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं ट्राई करता हूँ कि जो सबके साथ ट्राई करूँ, डील करूँ। इवन सैटरडे संडे को भी अभी भी कॉल आंसर करता हूँ, अभी भी कॉल बैक करता वाह, हूँ। इनिशियली तो करता था बट अभी भी वो कंटिन्यू रखा कंटिन्यू है। काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे, मतलब अगर आपको किसी काम वर्क रिलेटेड कोई कॉल आ रहा है तो कोई आंसर नहीं करता यहाँ पे। मतलब ऐसा ही होता है भाई वीकेंड है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो मैं फुली मतलब काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, पर आप कर रहे हो तो फैंटास्टिक। और वही हमारी लाइक पर्टिकुलरली स्किल है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो दूसरे अकाउंटेंट के पास से हमारे पास आए और उसकी एक ही कंप्लेन थी कि कोई इधर के लोकल अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो उसको अकाउंटेंट को मिलने के लिए एक कॉल पे बात करने के लिए भी 5 दिन के बाद, एक वीक के बाद हाँ, का अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नहीं मिलता मिलती। है। और उसके बाद वो गए, उसको फटाफट वो आपको भगाना होता है, दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे होते हैं, तो एडवाइस भी उसी हिसाब से देते हैं। एंड एडवाइस देने के बाद भी उसको जो कम्युनिकेशन में मज़ा नहीं आता है इंग्लिश में, जो और हमारी रिजल्ट, जो देसी हाँ, लैंग्वेज में गुजराती है या हिंदी में जो मज़ा आता है वो वो मज़ा नहीं उसको मजा। नहीं आता है। तो वो हुआ। और उसके बाद वर्किंग आवर्स के बाद बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं कि हमने एक मिनिमम जो स्टार्टअप पैकेज रखा है उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमारा नहीं होता है, बट वो छोटे बिजनेस उसको सपोर्ट करने के लिए, तो वो बहुत सारे मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं कि जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, या पार्ट टाइम जॉब करते हैं और फुल टाइम बिजनेस करते हैं। तो उसका शेड्यूल ऐसा होता है कि वो वर्किंग होते हैं, तो उसके पास टाइम कभी 8 बजे मिलता है, कभी 9 बजे हाँ, मिलता है। कोई तो फिक्स टाइम नहीं यस, होता। तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो लोगों को भी 8 बजे या 9 ओ क्लॉक भी टाइम मिले तो उसको कॉल बैक करके उसकी क्वेरी सॉल्व करूँ। मॉर्निंग में 6 ओ क्लॉक 6:30 का चालू हो जाता है, क्योंकि इंडियन स्टाफ लॉग इन कर लेते हैं अर्ली। हाँ, और फिर उसके साथ कम्युनिकेशन से डे चालू होता है एंड पूरे दिन रात क्लाइंट। रात के 8-9 बजे तक चलता होगा आई थिंक। नहीं, रात को 10 बजे तक, क्योंकि कई लोग वर्किंग होते हैं तो हाँ, लेट वर्किंग से, मतलब यस, आते हैं घर पे तो फिर उसके बाद वो करते होंगे। तो 10 बजे तक कॉल चालू ही रहते हैं। तो आप जब यूके में आए तो आपका सबसे बड़ा रियलिटी चेक क्या मिला? आपको क्या डिफरेंस लगा? आप सूरत में बिजनेस किया, यहाँ पे आए तो आपको पहले तो क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे आके? मेनली मुझे लगा है ना, तो मैं सबको इंडियन बिजनेसमैन को बोलूंगा कि यूके आके एक बार विजिट करो कि यूके में बिजनेस कैसे करते हैं। हमारे इंडिया में इतनी उधारी चलती है, कोई भी हाँ, बिजनेस, मैं तो पर्टिकुलर बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई में था तो उधर तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत डिले चलता है पेमेंट, 60 डेज 30 डेज। बट यूके में आके मुझे एक चीज़ पता चला, कोई भी बिजनेस है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी सर्विसेज बिजनेस हो या कोई भी 100,000 पाउंड की डील भी हो, तो एडवांस पेमेंट लेके लोग काम करते हैं और एडवांस पेमेंट देते हैं, और कोई भी उधारी नहीं होती है। तो बहुत, मेनली वो यूके का मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि आप जब कैलकुलेट करते हो ना तो अब बुक्स में आपका प्रॉफिट होता है इंडिया में, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जो पे नहीं करते हैं या आपको चेज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और आपने मतलब सामान डिलीवर करने के बाद भी आपको चेज करने पड़ते हैं, वो पेमेंट टाइम पे नहीं होते, रिलेशन भी खराब होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा वो चीज़ फॉलो अप लगा। बहुत लेने पड़ते हैं यस, अपने इधर। और डेफिनेटली। यहाँ पे मतलब पेमेंट का तो मतलब ऐसे होते हैं कि क्लाइंट और कुछ भी कंपनियां भी मतलब एकदम क्या बोलते हैं, पेमेंट के बारे में कोई वो नहीं होती कि भाई कल दे दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपने जब स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको?
डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स का तो सपोर्ट था ही। पेरेंट्स ने पहले से इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि जो भी तुझे करना है तू कर। मैं स्टडी कर रहा था तब पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, कभी मना नहीं किया, बोल रहे जो भी तू करना है। मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे मम भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और लास्ट ईयर आई गॉट मैरिड एंड 2 साल पहले मेरी एंगेज हुई थी। मेरी वाइफ भी इधर ही है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मेरी वाइफ है। अभी भी हम इधर पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरी वाइफ उधर घर पे अकाउंटिंग का काम कर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसका मिलता है, क्योंकि मैं मीटिंग में बिजी रहता हूँ, मैं वो क्लाइंट को हैंडल कर मेंटेन देते हैं। कर या तो बैकग्राउंड वर्क चेक करना, स्टाफ को हैंडल करना, वो सब वो मेंटेन करती है, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वो भी अकाउंटेंसी करते हैं। यस, उसको भी अकाउंटेंसी का सब कुछ आता है, नॉलेज है, तो वो सब कुछ बैकग्राउंड में मैनेज करती है। बट फ्रंट फेस मैं हूँ, बट बैकग्राउंड में जो भी यस जो बैकबोन होता है वही सबसे मेन रोल होता है उसका, कि वो कैसे मैनेज होता है। जब यहाँ पे स्टार्ट किया तो ऐसी क्या आपकी स्ट्रगल्स थी, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी जो इंस्टाग्राम पे लोग अभी नहीं जानते? मतलब अभी तो आप बहुत सक्सेसफुल फेमस हो चुके हैं, आप सब जानते हैं कि आप बिजनेसमैन हो, पर आपने क्या स्ट्रगल फेस करी थी जो लोगों को नहीं पता है अभी? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इधर आए हैं हम, जो इंडिया से यूके आते हैं, तो एज अ स्टूडेंट आए तो स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, फीस का पेमेंट करना होता है, लोन लेके कोई लोग आते हैं, या 20 फिर घंटे काम करो यस सिर्फ। कई सारे लोगों को इंडिया का बर्डन होता है, इंडिया पेरेंट्स को पैसे भेजने होते हैं। मुझे ऐसा नहीं था, बट बहुत सारे लोगों को, जनरल होते हम हैं, बात हाँ। करते हैं, तो बहुत सारे लोगों लोन का पेमेंट होता है, इंडिया पैसे भेजने होते हैं, वो बर्डन होता है, साथ में स्टडी, असाइनमेंट, पार्ट टाइम जॉब, वो सब बर्डन होता है। लोन लेके तो आते हैं, वो यस, खत्म करना होता तो है। वो कभी सोच ही नहीं पाते बिजनेस करने का। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपका हाफ एन आवर दिन का निकालो, 1 आवर निकालो, आपको जो बिजनेस करना है, तो एक एटलीस्ट वो बिजनेस में रिसर्च करो जब तक आपका स्टडी फिनिश ना हो जाए। फिनिश हो जाए उसके बाद तो आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, आपके पास टाइम भी मिल जाएगा और इनकम भी आपकी डबल हो जाएगी, पार्ट टाइम से फुल टाइम हो जाओगे तो तब तक आपका रिसर्च रेडी रखो, तो आपके पास इनफ टाइम हो बिजनेस डेवलप करने का। प्लस इधर यूके आने के बाद कोई सपोर्ट नहीं करता, मेनली जब इंडिया से यूके आते हैं तो इधर कोई जानता नहीं होता है इतना लोग, और हमारे जो कनेक्शन में होते हैं या हमारे पहचान में होते हैं वो हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं, या फिर रेफरेंस से बहुत कम लोग जानते हैं इधर, तो हमें कनेक्शन बनाना होता है। मैंने बहुत अच्छा वो काम किया कि मैंने नेटवर्क बनाया। नेटवर्किंग यहाँ पे सबसे बड़ा रोल, यस, मतलब आपको जॉब चाहिए है, बिजनेस करना है, अगर आपके पास नेटवर्किंग है तो बहुत इजी हो जाता है। डेफिनेटली मैं पर्टिकुलर सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्किंग स्किल में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। एटलीस्ट दिन के एक ऐसे लोग को मिलो, या वीक के 2 लोगों को, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसे लोगों को मिलो जो आपके लेवल से ऊपर है, और आपको उसके साथ मिलकर थोड़ा सा बातचीत करो, कनेक्शन बनाओ, वो आपको बहुत काम आएगा। उधर पर्टिकुलरली किसी के पास हम ऐसे इंटेंशन के नहीं जा रहे कि आपके पास से कुछ बेनिफिट चाहिए, बट ऐसे एक नॉर्मल कन्वर्जेशन करो, उसके साथ कनेक्शन बनाओ, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। क्योंकि नेटवर्किंग इधर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे भी आज कहीं ना कहीं बिजनेस ये डेवलप करने में बहुत सारे लोगों का नेटवर्किंग है, वही मेरा पावर है, और बहुत सारे लोगों के साथ आज भी मैं नेटवर्किंग करता हूँ। ये पॉडकास्ट के थ्रू करते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू भी बहुत आज तो कनेक्शन मिलते हैं, बट अगर इंस्टाग्राम नहीं भी होता फिर भी कनेक्शन से आप कोई भी बिजनेस बिल्ड कर सकते और हो। आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है दूसरों से। अगर आप किसी ने ऑलरेडी अचीव किया या कुछ अच्छे लेवल पे, आपसे बड़े लेवल पे, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आपने अकाउंटेंसी और काफ़ी सारे बिजनेस में मतलब आपने ट्राई किया और अभी भी कर रहे हो, तो आप इंडिया से माइंडसेट बना के आए थे कि मुझे यहाँ आके भी बिजनेस ही करना है, या यहाँ पे आप आके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आपने ग्रैब कर ली? नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, मेरे मामा के साथ रहा था तो एक बिजनेस माइंड तो हो ही गया था। क्योंकि मुझे जॉब के साथ बिजनेस में पता चल गया कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। मेरे पेरेंट्स तो बिजनेस में है नहीं, तो मुझे फैमिली से तो कहीं पे बिजनेस का इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज नहीं था, बट मुझे मेरे मामा के पास से इतना ज़्यादा मैं सीखा, तो मुझे बिजनेस में घुसना था। ये तो मैं पर्टिकुलर प्लान करके आया था कि यूके जाके बिजनेस तो करना ही, कोई भी बिजनेस, चाहे स्टडी खत्म होने के बाद पर करना ही है। तो स्टडी चालू था तभी मैंने वो बिजनेस जैसे बताया कि वो रेस्टोरेंट के साथ वर्किंग पार्टनरशिप करके मैंने चालू कर दिया था। तो वो बिजनेस वायबल मुझे नहीं लगा इसलिए, अदरवाइज वो बिजनेस भी आज कई सारे लोगों के लिए 50 या 60 टिफिन तब था, तो मैं होता तो 100-150 इजीली कर सकता था, बट वो मुझे वायबल नहीं लगा। बट मैं चेंज करता गया, और 2-3 मेरे बिजनेस और भी थे, वो फेल भी हुए, बट मैं कभी हारा नहीं और चालू रखा ट्राइंग।
और मेरा मेन बिजनेस ये सर्विस बेस्ड था, तो मेरा मेन बेनिफिट यह था क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ तो मेरा जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू हो गया था। तो मैं साइड में बहुत सारे और बिजनेसेस में ट्राई किए। मेरा आज भी वहीं सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ट्राई करता रहता हूँ। अभी आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हो या कंटेंट क्रिएटर मानते हो? क्योंकि आपके फॉलोअर्स मतलब आई थिंक एक साल में उनके अभी मैंने आज लेटेस्ट चेक किया 31,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं आई थिंक एक साल में। तो इतना बड़ा ग्रोथ। मैं कंटेंट क्रिएटर कभी नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मतलब लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं उसमें काम करता हूँ कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई, मेरे पास कनेक्शन है, तो अपॉर्चुनिटी आई वो लोगों को कैसे दे सकता हूँ, और उसको बिजनेस करना है तो उसका ड्रीम कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। और मुझे जो टाइम पे जब आया तब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। वो मैंने जो स्ट्रगल फेस किया था तो वो किसी और ना फेस करे जो इमिग्रेंट है। तो उसके लिए मैं पर्टिकुलरली वर्क करता हूँ। तो मैं कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता। और मेरा रील्स भी आप देखोगे बहुत सीरियस होता है, इतना ज्यादा वो मैं कुछ ऐसा नहीं, कभी मैंने फनी नहीं बनाया है। ऑन टॉपिक रहते हो आप, Yes. बिजनेस के बारे में ही बात करनी है। क्योंकि मैंने जब चालू किया तब भी मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं तू तेरा फेस मतलब इतना जा वो कुछ फनी बनी ऐड कर या फिर कुछ ऐसा कॉमिक ऐड कर, बट मुझसे नहीं हो रहा है। बट जैसे भी हो रहा है मैंने ट्राई किया ऑन द टॉपिक रह के जो भी लोगों को चाहिए वो डिलीवर करने का ट्राई किया। तो भगवान की इच्छा से 31,000 आज हो गए। बहुत बढ़िया। वो डिपेंड करता है मतलब वो फेस या आपकी वॉइस या कुछ भी वो मायने नहीं रखता। आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हो, क्या कंटेंट दे रहे हो लोगों को, उससे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आज कोई किसी को भी इंस्टाग्राम चालू करना है, उसके बिजनेस का रील्स बनाना है, उसका बिजनेस का मार्केटिंग खुद से करना है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके बारे में आप खुद नहीं बोलोगे तो किसी और कोई नहीं बोलेगा। बोल पाएगा। किसी को आप पैसा दे के रील भी बनाओगे तो वो एक रील बना के छोड़ देंगे। बट अगर आपको बिजनेस आगे ले जाना है और फ्यूचर उसी का है तो आपको बिजनेस उसके साथ मार्केटिंग के साथ चलना पड़ेगा। और आपको खुद का फेस आज नहीं तो कल आगे लाना ही पड़ेगा। वो तो डेफिनेटली है। और मैंने कहीं पे पढ़ा था आज नहीं तो आप फ्यूचर में काफ़ी सालों के बाद हर एक बंदा कंटेंट क्रिएटर होगा। यस। हर एक बंदे को चाहे या ना चाहे या फोर्सफुली भी उसको कंटेंट क्रिएशन में आना ही पड़ेगा। ऐसा होगा कि आपको बिजनेस करना होगा या बिजनेस में टिकना होगा ना तो कंपलसरी आपको इंस्टाग्राम पे या वीडियो में या रील्स में आना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं। आपके पास के लिमिटेड टारगेट ऑडियंस हो जाएगा। और जो पुराने ट्रेडिशनल लाला और शॉप वाले जैसे चला रहे थे हम इंडिया में वैसे शॉप चलाओगे तो कोई कस्टमर या क्लाइंट नहीं आएगा। आज भी आप इंस्टाग्राम देख के पहले क्या था कि लोग एक दूसरे को कॉल करके पूछते थे कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है तो कहाँ से लूँ, क्या रिकमेंडेशन। अब क्या करते हैं कि हम कुछ भी लेना है तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे रील और देखी सीधे वो दुकान पे चले जाओ। नहीं अभी तो बहुत ही मार्केटिंग सभी बिजनेस और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबको उस दौर पे आना ही पड़ेगा अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी हो इन फ्यूचर। काफ़ी लोग यहाँ यूके में ऐसा सोचते हैं कि एक बार कंपनी रजिस्टर कर ली उन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये उसके पीछे की रियलिटी क्या है? मैं कभी किसी को पर्टिकुलरली पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का गाइडेंस नहीं देता क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है ही नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी रजिस्टर कर दिया तो बिजनेस चालू हो गया। और रजिस्टर करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि कंपनी बंद करनी है या फिर इसमें हमने कुछ ट्रेडिंग ही नहीं किया तो क्यों उसका फीस पे करें अननेसेसरी। तो हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप बिजनेस क्या करना है वो सोच लो, रिसर्च कर लो। बिजनेस प्लान आपके पास प्रॉपर रेडी हो, आपके पास फर्स्ट क्लाइंट आपको लगे कि ये पोटेंशियल क्लाइंट है और उसको अगर बिजनेस अकाउंट का रिक्वायरमेंट हो कि हम बिजनेस के साथ ही डील करते हैं तो डेफिनेटली करो। बट अगर आपके फर्स्ट क्लाइंट विदाउट कंपनी भी आ रहे हैं तो एक क्लाइंट एटलीस्ट ट्राई करो लेने का। और फर्स्ट कस्टमर के बाद आप डेफिनेटली कंपनी रजिस्टर करो। तो आप पहले आपका पूरा बिजनेस प्लान बनाओ और वो एग्जीक्यूट करो, उसके बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन नॉर्मली 100 पाउंड है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है और इजी है। यहाँ पे आई थिंक प्रोसेस भी बहुत इजी है इंडिया के रिलेटेड। यस, बहुत ज़्यादा। इंडिया में आपको कंपनी रजिस्टर करवाना हो या कुछ भी काम करवाना हो तो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है। इधर हम बैठ के 15 मिनट में कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो आपकी कंपनी कल तक विदिन 24 वर्किंग आवर्स के अंदर लाइव भी हो जाएगी, एक ही दिन में। यस। और कंपनी हाउस की लीगल फीस 100 पाउंड है। आज हमारे आप और आपके फॉलोअर्स के लिए और सब्सक्राइबर के लिए आज एक गिफ्ट देना चाहूँगा, वो वीडियो के एंड में देता हूँ। ओके, बने रहिए एंड तक। अगर आपको बिजनेस करना है या कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत अच्छी ऑफर लेके आए हैं विशाल भाई। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो
कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए या रिसर्च करना चाहिए? एक तो आपको क्या बिजनेस करना है वो आपको पता नहीं होता है तो बिजनेस करने का मतलब ही मतलब ही नहीं। नहीं। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसी भी इंक्वायरी आती है कि मेरे पास फंड है, मुझे क्या बिजनेस करना है वो सजेस्ट करो। तो मैं मैं अगर मतलब मैं पैसा दे देता हूँ, आप मुझे बिजनेस खोल के दे दो। तो वो उसको बिजनेसमैन नहीं कंसिडर करते, वो इन्वेस्टर हो गया। हाँ। बट वो उसकी दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ बिजनेसमैन, तो दे आर नॉट बिजनेसमैन बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। हम्म। तो हम सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट थिंग कि आपको क्या बिजनेस करना है वो आपको नॉलेज होना चाहिए, या फिर आप इंडिया से बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, या इधर आके नॉलेज होना चाहिए, या नॉलेज लो अगर नहीं है तो बाद में बिजनेस चालू करो। और अगर नॉलेज नहीं है और बिजनेस चालू भी कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप फेल हो लॉस हो जाओगे, जाओगे फिर। क्योंकि इधर यूके का मार्केट डिफरेंट है, यूके के लोग अलग है, आपको उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है, लैंग्वेज बैरियर भी आता है। तो फर्स्ट थिंग कि आपको क्या बिजनेस करना है वो आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी मैं आज आपको बोल दूं कि ऑफ लाइसेंस ले लो तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको ऑफ लाइसेंस में नॉलेज है, आपने ऑफ लाइसेंस में जॉब किया है, या आपके पास कोई ऐसा पार्टनर है जो ऑफ लाइसेंस कंप्लीटली पहले रन किया कर हो। सकता है, तो फिर आपको वो बिजनेस में जाना चाहिए। सेकंड थिंग इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि पाउंड में आप अर्न करना चाहते हो तो पाउंड में पाउंड लॉस में। करने के लिए भी रेडी होना चाहिए। कि इंडिया से आए हो, पर्टिकुलर माइग्रेंट हो, तो उसको उसने उसके पास 20 या 30,000 पाउंड इकट्ठा करके उसने बिजनेस चालू किया होता है, तो इनिशियली जो भी फंडिंग था सब वो चला उसने गया। इसमें बिजनेस में डाल दिया था। अभी रन करने में और कंटिन्यूसली लॉस आता रहता है, क्योंकि रेंट और लेबर, यूके का प्रॉब्लम ये है कि रेंट एंड लेबर इज़ टू एक्सपेंसिव। और इंडिया में क्या है कि इंडिया में को आप कुछ भी बिजनेस करो लेबर तो लेबर सस्ता है। सस्ता है। तो लेबर लेबर सस्ता है। में अगर आप ऑफ लाइसेंस या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा करते हो कि जिसमें एम्प्लॉय चाहिए, तो ऑफ लाइसेंस जैसे बिजनेस 15-16 आवर्स ओपन रखते हैं। हाँ। तो मिनिमम आवर्स पे आप रखते हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेबर कॉस्ट हाँ। होते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो सेकंड है कि आपके पास फंडिंग होना चाहिए, और तीसरा है कि आपके पास राइट गाइडेंस होना चाहिए कि आपको यूके में कैसे कंप्लायंसेस मेंटेन करना होता है। आपके पास कोई कोच होना चाहिए, या फिर कोई आपके पास सॉलिसिटर या अकाउंटेंट होना चाहिए जो आपको गाइड करे पूरा प्रोसेस कैसे यस। करना है। क्योंकि आप कंपनी रजिस्टर कर देते हो फिर आप छोड़ देते हो, आपको कुछ डेडलाइन का पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको डेडलाइन का पता ही नहीं है कि क्या कौन सी डेडलाइन मेंटेन करनी है, कौन सा फाइलिंग करना है, तो पेनल्टी आती है तब उसको पता चलते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर करने के बाद दूसरे एड्रेस पे चले जाते हैं, उसको पता भी नहीं है कि एड्रेस चेंज करना होता है। तो आपके पास कोई गाइडेंस या अकाउंटेंट होते हैं तो वो बैकग्राउंड में सभी प्रोसेस मेंटेन करते हैं कि कंपनी अप टू डेट है, एड्रेस अप टू डेट है, जो भी फाइलिंग करना है वो अप टू डेट हो, तो टू अवॉइड पेनल्टी। तो वो कंप्लायंस इज थर्ड थिंग है। तो ये तीन चीज़ आपको गाइडेंस बहुत ही ज़रूर होता है बिजनेस में। अगर आप किसी बिजनेस में ऐसे ही जंप कर देते हो अगर बिना नॉलेज लिए या बिना किसी गाइडेंस के, तो आप बहुत ही बड़े लॉस में घुस सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है अभी काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ भी क्या करते हैं कि भाई वीज़ा के चक्कर में अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और कई कहीं पे ऑफ़र मिल रही है कि भाई ये ऑफ लाइसेंस तो ले लो, 15,000 20,000 पाउंड में खड़ा हो जाएगा और उस पर स्पॉन्सरशिप ले लेना। पर मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होता होगा इतना रन करना, क्योंकि उसमें भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है पहले, और अल्कोहल का भी आई थिंक अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना इजी है वो भी। तो इसमें दो अलग अलग चीज़ है। एक है कि आप नया ऑफ लाइसेंस कर रहे हो, एम्प्टी शॉप लेके ऑफ लाइसेंस कर रहे हो। दूसरा है कि जो चालू ऑफ कंटिन्यू जो लाइसेंस ऑलरेडी है है। तो वो आप टेक ओवर कर रहे हो। हाँ। तो फर्स्ट है एम्प्टी कर रहे, एम्प्टी लेके कर रहे हो तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। सेल्विंग जीरो से कैसे लेके। करोगे, फ्रीज कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए तो ही आप वो कर सकते हो। और उसमें लाइसेंसिंग में भी टाइमिंग होता है, लीज करनी होती है, लिपिडेशन होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। तो अगर वो नॉलेज है तो ही वो पर्टिकुलर, बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाते। दूसरा ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी बनाया वो बिजनेस है वो सेल करने के लिए आते हैं। तो वो सेल करने वाला बिजनेस में जाते हो तो अगर अभी यूके का मार्केट ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ऑफ लाइसेंस चाहिए। हाँ। तो ऑफ लाइसेंस की डिमांड इतनी है कि गुडविल जितनी होनी चाहिए उससे उससे भी 1.5 ज़्यादा टाइम देने। या 2 टाइम्स चल रही है मार्केट। तो बहुत ज़्यादा लोग ऑफर करते हैं 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स, तो 1 साल या 1.5 ईयर या 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे के भी गुडविल परचेज करते हैं। तो वो बिजनेस उतना गुडविल देने के बाद भी अगर आपको रन करना नहीं आता नहीं है आता तो कोई मतलब तो नहीं कोई है मतलब फिर। नहीं है।
तो हम सजेस्ट करते हैं कि वो अगर आप टेक ओवर कर रहे हो तो उसमें भी आपका नॉलेज हो तो ही टेक ओवर करो। और पर्टिकुलरली स्पॉन्सरशिप में अभी आते हैं, तो स्पॉन्सरशिप में मैं इमिग्रेशन सॉलिसिटर नहीं हूँ और इमिग्रेशन कोई एडवाइजर भी नहीं हूँ, लीगल तो एडवाइस नहीं है यस, यहाँ तो पे। मैं पर्टिकुलर कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी उसमें 22 जुलाई के बाद जो रूल्स चेंज हुए हैं, तो आपके इमिग्रेशन सॉलिसिटर के साथ पहले कंसल्ट करो कि ऑफ लाइसेंस में आप ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर वीज़ा का आपका अगर पर्पज़ है तो ऑफ लाइसेंस, या कोई भी बिजनेस आप वीज़ा के पर्पज़ के लिए ले रहे हो कि फ्यूचर में वीज़ा करवाना है, तो फिर आप पहले इमिग्रेशन सॉलिसिटर से एडवाइस लो कि कौन सा ऑक्यूपेशन कोड या बिजनेस में सेट होगा, कितनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, उतना बिजनेस में टर्नओवर है कि नहीं, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस अगर एलिजिबल है कि नहीं। अगर एलिजिबल नहीं है और आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद आपके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत मतलब मैंने काफ़ी सारा सुना है कि लोग पैसा ले लेते हैं, बोलते हैं कि हम वीज़ा दे देंगे, इस कंपनी में लगवा देंगे, उस कंपनी में लगवा देंगे, पर जब वीज़ा मतलब जब वो अप्लाई करते हैं तब पता चलता है कि ये कंपनी ही नहीं है। अगर कंपनी होती है तो कंपनी के पास काम ही नहीं है। अगर ये बिज़नेस में रजिस्टर किया तो बिज़नेस मतलब फेक है, कुछ भी हो, मतलब अभी तो काफ़ी सारे फ्रॉड चल रहे हैं। ओके, उसके लिए अगर आपको कंपनी चेक करनी हो तो एक एडवाइस दूँ कि आपको कोई भी ABC लिमिटेड कंपनी है, हाँ, वो कंपनी आपको सर्च करनी है तो कंपनीज हाउस करके गवर्नमेंट की UK की वेबसाइट है, ओके, कंपनी उधर जा सकते हो। उसमें आप कोई भी कंपनी का नाम सर्च करोगे तो वो कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा कि वो कंपनी कब रजिस्टर हुई, वो कंपनी एक्टिव है, कंपनी बंद हो गई है, कौन डायरेक्टर है, डायरेक्टर कब चेंज हुए हैं, कौन शेयर होल्डर है, फाइलिंग हिस्ट्री में अकाउंट्स फाइल हुए हैं कि नहीं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल हुआ है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बट लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड में है। तो आप कोई भी चेक कर सकते हो और उसमें कुछ फीस भी नहीं देना है, वो पब्लिक रिकॉर्ड में ऑनलाइन सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप अगर वीज़ा के लिए जा रहे हो या किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो और आपको कुछ चेक करना है तो आप डेफिनेटली वो वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। वाह, मतलब उस कंपनी का पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगा। Yeah. अपने इंडियन या गुजराती लोग आई थिंक बहुत सारे आपके से कनेक्ट करते होंगे, तो ऐसी क्या मिस्टेक है जो मतलब बिजनेस में करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने में या बिजनेस रन करने में क्या मिस्टेक करते हो? एज आई मेंशन अर्लियर कि लोगों बिना नॉलेज को आप ऑफ लाइसेंस कर रहे हो और आप कमा रहे हो, दैट डजंट मीन कि मैं भी कमा कमाऊंगा। रहा हूँ। मेरे पास नॉलेज नहीं और मैं वो बिजनेस में एंटर कर पाऊंगा तो वो मैं बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा या लॉन्ग टर्म उसमें टिक नहीं पाऊंगा। तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे किसी ने पिज़्ज़ा का स्टोर ओपन किया, उसको नॉलेज था, वो पिज़्ज़ा में जॉब करता था तो उसका पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, वो 50,000 100,000 बना रहे हैं तो मैं भी परचेज कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा बिजनेस बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका नॉलेज जो आपकी एक्सपर्टाइज जो भी है वो आप करो। आप मछली को उड़ने का बोलोगे तो नहीं उड़ पाएगी, तो उसको तैरना आता है तो उसको तैरना चाहिए। तो जो भी आपकी स्किल है वो पहले आइडेंटिफाई करो। अगर आपको पर्टिकुलर कोई बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो आप जो भी जॉब कर रहे हो उधर से कुछ नॉलेज लो कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ नॉलेज उधर से मिल रहा है और आप खुद का रिसर्च करके देन यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस। मतलब पहले पूरा बिजनेस समझ लो कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद उस बिजनेस में ट्राई करो तो आपको सक्सेस के चांस ज़्यादा रहते हैं, वरना तो आपको बिजनेस रन करने में फिर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यस, एंड हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम इधर आने के बाद हमारे कनेक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। हाँ, तो लिमिटेड होते हैं हमारे कनेक्शन में, ऐसे ही लोग होते हैं या फिर वो जॉब करते हैं या बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो बिजनेस करते भी है तो बहुत छोटा, ऑफ लाइसेंस में है, रेस्टोरेंट में है, पिज्ज़ा स्टोर में है, ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं। बहुत ज़्यादा यूके में बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और आउट ऑफ दिस स्कोप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट लोग क्या करते हैं कि इसी बिजनेस में स्टक हो जाते हैं या फिर उसका कनेक्शन इतना ही होता है तो कभी रिसर्च कर ही नहीं पाते। बहुत ज़्यादा बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है और अवेलेबल होते हैं, बट हम अभी तक लाए नहीं है लोगों के लिए क्योंकि कहीं में बजट भी ज़्यादा होता है और लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए हम वो बिज़नेस नहीं दे रहे। उसको पहले नॉलेज लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, बाद में वो बिज़नेस में एंटर होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में या फिर ऑफ लाइसेंस में ही बिज़नेस होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ लोग उसी एक ही बिजनेस में अभी तो जब तक मैं देख रहा हूँ कि एक ही बिजनेस में लोग या शॉप ले लो, ऑफ लाइसेंस ले लो या बस रेस्टोरेंट ले लो, उसी बिजनेस में अभी सभी एक ही लाइन में चल रहे हैं। यस, और उसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है और यूके में काफ़ी सारी अच्छी, अगर आप पूरी मेहनत से या पूरा रिसर्च करके अगर आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, मतलब
बंदा बहुत ही ऊपर तक जा सकता है। यस डेफिनेटली, इधर पेमेंट का इश्यू नहीं है। एंड अगर आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करते हो तो फीस का भी कभी इश्यू नहीं होता है। और फिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक मेन स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप डिफिकल्ट होता है। अगर आपने वो स्टेप ले लिया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बट आपके पास बैक एंड में नॉलेज एंड सपोर्ट होने चाहिए। आपको एवरेज दिन में मतलब कितने मैसेजेस आते होंगे बिजनेस के, मतलब किसी को बिजनेस लेना है या किसी को गाइडेंस देना है, आपको अप्रोक्सीमेट कितने मैसेजेस आते होंगे? ऑनेस्टली बताओ, नहीं गिनते? कभी नहीं गिना और पता भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी पहले जब मैं मैनेज करता था स्टार्टिंग में तब मुझे पता था, बट अभी कभी मैं देखता भी नहीं हूँ कि कितने मैसेजेस आते हैं। मुझे जो भी मतलब मुझे एक लिस्ट दिया जाता है कि आपको इन लोगों को कॉल करना है और इन लोगों के साथ बात करनी है, बस दैट्स व्हाट आई नो, एंड उसके साथ मैं बात कर लेता हूँ। बट कभी मैंने मैसेजेस देखे भी नहीं है कि कितने मैसेज। और इंस्टाग्राम में पर्टिकुलर, मैं इंस्टाग्राम खुद मैनेज भी नहीं करता हूँ, मैं पोस्ट भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं जस्ट आपकी वीडियो। टीम? यस वो सब अभी क्योंकि मेरे पास मैं दोनों मैनेज नहीं कर सकता, बिजनेस सही और है। वो, तो मैंने वो अलोकेट कर दिया। तो वो भी एक स्किल होती है कि अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो बनाना है छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो काम जो एक्सपर्ट है उसको करने दो, सही बात उसको अलोकेट कर दो। मैं खाली मेरा फेस रख के वो वीडियो शूट करने का ही टाइम देता हूँ, स्क्रिप्टिंग में वीडियो बनाने के लिए। वो स्क्रिप्ट भी मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं डीप होता है। तो वो वीडियो शूट करने के बाद एडिटर के पास वो चला जाता है, वो एडिट करके फिर आ जाता है फिर एंड पोस्ट हो जाता बाद है। में पोस्ट हो जाता है। तो आपको जब आपकी सबसे पहली रील काफ़ी वायरल हुई तो आपको कैसा लगा था? मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतने सारे व्यूज़ आएंगे या इतनी मतलब वो रीच आएगी? सी हमारा काम है कर्म करना। भगवान के भगवत गीता में जैसे कर्म करो। बताया है, कर्म करो और फल की फल आशा के मत हाथ रखो। करो। तो मैंने भी मैं नॉर्मली मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाता रहता था, उसमें से सीखने को मिला, उसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। एक ऑफ लाइसेंस सेल करने के लिए है, तो उसने बताया कि अगर आपको सेल करने में इंटरेस्ट है तो सेल करो। मैंने बोला कि मेरा ये बिजनेस नहीं है एजेंट का, बिजनेस बाइंग सेलिंग का, तो मैं कुछ कमीशन वैसे भी चार्ज नहीं करता हूँ। तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी वैसे मेरे पास ऑलरेडी आता था कि कुछ बिजनेस सेलिंग के लिए हो तो बताओ। बताओ। तो मैंने सोचा चलो रखते हैं ये रील बना के रखा और बहुत वायरल हुआ। और फर्स्ट ही रील में मुझे मतलब मेरा फॉलोअर्स समथिंग 4000 5000 फॉलोअर्स मुझे एक ही रील ने दे दिया था वाह। तब। और तब जितने उतना मेरे फॉलोअर्स थे ही नहीं, 3-4 हज़ार थे, उसमें से सीधा 7-8 थाउजेंड समथिंग हो गए, तो डबल से भी ज़्यादा हो गए थे। तो इतना कभी वो एक्सपेक्ट नहीं आपने किया था, बट बट आप करते गए और सब होता रहा। यस हम चलते गए और कारवा बनता गया। बढ़िया। अगर किसी के पास 5,000 20,000 या 50,000 पाउंड्स है, उनके पास फंड पड़ा है, तो उनको बिजनेस रिलेटेड कौन सी अप्रोच रखनी चाहिए? मतलब कौन सा बिजनेस है वो छोटे से छोटा स्टार्ट कर सकता है और बड़े से बड़ा भी स्टार्ट कर सकता है, अगर उसके पास इनफ फंड हो, नॉलेज हो और रिसर्च हो। किसी को स्टार्ट करना है तो कौन सा बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि मछली को उड़ाना नहीं चाहिए। अगर उसके पास 50,000 पड़े हैं और बिजनेस 5,000 वाला भी मिल रहा है, उसको नहीं टच भी नहीं करना चाहिए। तो अगर उसके पास नॉलेज है और वो लेवल में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है तभी करना चाहिए। अगर नॉलेज है और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो थोड़ा वेट करना चाहिए या इन्वेस्टर ढूंढना चाहिए, उसके बाद वो बिजनेस चालू करना चाहिए। बट वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप बिजनेस फाइंड आउट करोगे तो आप इन्वेस्टर कहलाओगे, आप बिजनेसमैन नहीं हो। बिजनेसमैन नहीं। आप इन्वेस्ट डेफिनेटली कोई भी बिजनेस में कर सकते हो, बट आप सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम वो बिजनेस रन करूंगा और यू आर द ओनली सोल ओनर, देन इट वॉन्ट वर्क। तो हम वही सजेस्ट करते हैं कि कई सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि मेरे पास 50,000 पड़े, क्या बिजनेस करना चाहिए? तो मैं भी वही गाइडेंस देता हूँ कि मैं आपको बोलूँगा कि डीपीडी का आप फ्रेंचाइजी ले लो तो आपका चलेगा, या पिज़्ज़ा एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी ले लो तो चलेगा। ऐसा नहीं होता, वो लोग आपको ट्रेन भी कर देंगे, बट आपके पास इतना नॉलेज और आपके पास कैपेबिलिटी है कि वो रन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक पिज़्ज़ा में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, आपने कभी बनाया नहीं है। तो फिर कैसे कर पाओगे? क्योंकि आप फिर किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो। कोई शेफ छोड़ के चला गया तो आपको रेस्टोरेंट बंद रखना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? या तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसलिए आपके पास भले आप अपना बिजनेस में वो ग्राउंड लेवल पर इन्वॉल्व नहीं हो, बट आपको आपका बिजनेस का झाड़ू लगाने का आना चाहिए, और झाड़ू लगाने का दम है तो ही आप बिजनेस सही करो। बात है, एकदम सही बात है। मान लो कि मुझे कोई बिजनेस बाय करना है तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स रहेगी?
बिजनेस बाइंग में ऐसा होता है कि आपको पहले तो नॉर्मली सब जगह टील होता है, तो टील रिपोर्ट निकलता है, तो टील रिपोर्ट आप देख सकते हो। कई बार सेलर जो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है कि मुझे 3 महीने बाद सेल करना है या 6 मंथ बाद सेल करना है, तो वो मैनिपुलेट भी करता है डेटा को। तो सकते आपको या डेफिनेटली, क्योंकि वो कार्ड टैप कर सकते हैं ना, कार्ड टैपिंग मशीन में कोई भी टैप कर सकते हैं। और वो टैपिंग मशीन में मतलब एक एक एंट्री नहीं आती है, कार्ड टैपिंग मशीन मतलब के बाद डेली का आता होगा कि पूरे दिन का टोटल आता होगा। एक ही एंट्री आती है। तो कई बार वो सेलर होता है वो मैनिपुलेट करते हैं। तो आपको क्या देखना है कि वो टील का रिपोर्ट क्या है, या फिर अगर हमारा देसी जुगाड़ बताऊँ तो 1 वीक के लिए उधर बैठो कि खुद कितने जाके बैठो कस्टमर, नहीं, हाँ, या 1 वीक के लिए उसके साथ बैठो कि यस आई हैव फंड्स रेडी, आई एम रेडी टू बाय, आई एम विलिंग टू बाय एंड एवरीथिंग इज रेडी। मैं आपको डिपॉजिट भी सेफर साइड पे दे सकता हूँ, और फंड भी आप दिखा सकते हो, सोर्स ऑफ फंड, कि मुझे अभी मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ, अभी मुझे 1 वीक के लिए सेल जो आप बता रहे हो उतना है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो कई सारे सेलर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे, रियलिटी पता चल जाएगी। या बट कई सारे ऐसे भी अच्छे जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि इतना सेल है, तो वो मना नहीं करेंगे। तो पहले ये ट्राई तो करो एटलीस्ट कि ऐसे ऐसे चेक करो, फिर बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, बट बैंक स्टेटमेंट में भी कई बार मैनिपुलेट होता है। फिर लास्ट ईयर का आप अकाउंट्स चेक कर सकते हो, या आपके अकाउंटेंट के पास या लीगल एडवाइज़र के पास ये सब डेटा चेक करवा सकते हो कि इसमें कितना जेन्यून है कितना जेन्यून नहीं है। एंड वैल्यूएशन भी आपको चेक करवाना होता है कि आप जो वैल्यूएशन पे करते हो वो करेक्ट है कि नहीं। कोई ओवर वैल्यू भी बता देता है? नहीं, नॉर्मली तो वैल्यूएशन जो वैल्यूअर होते हैं वो वैल्यूएशन करके देते हैं, बट अच्छा, फिर आपके हाँ। ऊपर है कि आपको वैल्यूएशन रखना है या उसके ऊपर भी जाना है। जाना है। तो नॉर्मली बिजनेस क्या होता है कि कोई बिजनेस मानो कि 100,000 पाउंड का बिजनेस है, वैल्यूअर बोल रहा है कि 100,000 का है, बट वो बायर मतलब सेलर होता है वो बोल सकता है कि मुझे इसका 130 चाहिए। अगर उसको कोई पे करने के लिए रेडी है तो सेल कर सकती है। तो ऐसा रूल नहीं है कि आपका वैल्यूएशन है वही वैल्यूएशन पे आपको सेल करना होता है। ऑफ लाइसेंस का जो बिजनेस होता है वो सच में प्रॉफिटेबल होता है, मतलब अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं लोग। अगर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि फिर का बहुत कंपटीशन हो गया अभी। देखो, कंपटीशन सभी बिजनेस में होती है, इसमें ऑफ लाइसेंस के बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है। हाँ, पहले से बहुत सारे साल चल ही से रहा है। चल रहे हैं। कई सारे बिजनेसेस 150 साल से एक ही प्रीमाइसेस पे होते हैं ऑफ लाइसेंस। और अगर मतलब उसमें लोकेशन भी मैटर करता है। आपने बहुत अच्छा चल रहा है वैसा ऑफ लाइसेंस लिया और बाजू में आके टेस्को ने अपना टेस्को एक्सप्रेस ओपन कर दिया, खत्म हो गया। तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट रिड्यूस हो जाए, डेफिनेटली आपको अफेक्ट करेगा। Definitely। तो लोकेशन पे पर्टिकुलरली मेनली मैटर करता है। एंड जो ये बड़े बड़े सुपर मार्केट चेन है, वो लोगों का क्या है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसका कंपनी का एक इतना ज़्यादा लेवल होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी पूरी टीम वर्क करती है कि एक्सपांशन के लिए कौन से एरिया में एक्सपांशन करना है, कौन से एरिया में उसके स्टोर नहीं है, वो पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपके आजू बाजू आपका बहुत अच्छा चल रहा है, उस ऐसा स्टोर है और आजू बाजू में कहीं पे जगह मिल गई उसको, तो कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन है। टेस्को, आस्दा, अल्दी, बहुत ज़्यादा, लिडल, बहुत ज़्यादा सुपरमार्केट है, तो वो लोगों के अंदर भी कंपटीशन होती है। तो एक टेस्को आ गया तो बाद में लिडल भी सोचेगा, मतलब पूरा सब आ जाएंगे एक के बाद एक। या तो फ्यूचर मुझे थोड़ा सा ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कंपटीशन सुपरमार्केट को नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरमार्केट आप जो अल्कोहल की बोतल सेल करते हैं उससे कहीं चीप वो सेल करते हैं। तो ऑफ लाइसेंस में मेनली प्रॉफिट मार्जिन सिगरेट और अल्कोहल में होता है, और वो प्रॉफिट मार्जिन वो उसमें ब्रेक कर देते हैं। और वो कुरियर का भी फैसिलिटी देते हैं कि आप पिकअप, या तो उसमें भी अच्छा मार्जिन होता है या फिर रिजनेबल होता है? उसमें भी नहीं, डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है और पार्सल कितने आ रहे हैं। कई सारी ऐसी जगह पे होती है कि उसमें उधर पार्सल ही नहीं आ रहा है, तो वो सर्विस देने का मतलब है उसमें पेंस में कमीशन होता है। अच्छा, मतलब कभी कभी पाउंड में जाता है, बाकी पेंस में कमीशन होता है। तो वो कमीशन इतना ज़्यादा वो वायबल नहीं होता है, बट अगर नंबर ऑफ पार्सल ज़्यादा है, क्वांटिटीज ज़्यादा होती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ने का चांसेस है। ओके। क्या कोई कंपनी रजिस्टर करके तुरंत किसी को स्पॉन्सर कर सकता है? एक्सपर्टाइज तो सॉलिसिटर की लगेगी, बट मेरा नॉलेज के हिसाब से बताऊँ तो तुरंत तो पॉसिबल नहीं है। पहले ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं एक्सपर्टाइज स्किल वाले बिजनेस में, जैसे कि हमारे क्लाइंट ने 2 साल पहले
लिया था रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद तुरंत ही स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई कर दिया और उसको मिल भी गया था वो। बट सॉलिसिटर ने क्या बताया कि वो ऑफलाइन रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, तो रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट था, तो उसने होम ऑफिस को ऐसा बताया कि हम इंडियन रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, ये हमारी लीज है। लीज स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट लीज है या फ्रेंचाइजी है या क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट हो तो चांसेस हो सकते हैं, बट डिफ़िकल्ट है। तो उसने रखा था कि हमारे पास 20 ईयर्स का लीज है, ये हमारा प्रीमाइसेस है, एवरीथिंग इज़ रेडी, वी वांट टू हायर अ शेफ जिसके पास इंडियन कुकिंग का एक्सपीरियंस हो, स्किल हो। वैसा हमें इधर से नहीं मिल रहा है, तो हमें इंडिया से हायर करना है। तो वैसे बिजनेस चालू भी नहीं हुआ था, फिर भी विदाउट टर्न और भी उसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस भी दे दिया और एक अलोकेशन भी दे दिया, और वो शेफ स्पॉन्सर उधर है। तो ऐसा एक केस में मुझे पता है तब हुआ था, अभी क्या सिचुएशन वो सॉलिसिटर को पता हो। यूके में बिजनेस बाइंग और सेलिंग, उसमें सबसे ज़्यादा स्कैम क्या होता है? नॉर्मली क्या है कि लोगों को पता नहीं होता किधर से बिजनेस, एजेंट के पास जाते हैं तो कमीशन लेते हैं, बट वो शॉर्ट बिजनेस होता है, अच्छा बिजनेस होता है, ट्रस्टेबल होता है। बट जो डायरेक्टली विदाउट एजेंट डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर फेसबुक जैसे मार्केट प्लेस में बहुत सारे बिजनेसेस फेसबुक ग्रुप में होते हैं, तो वो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के चेक करना पड़ता है। अगर वो चेक नहीं किया तो जैसे हमारे वो क्लाइंट के साथ हुआ था वैसा हो सकता है, वैसे फ्रॉड हो सकता तो है। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस सेल करने को आता है, तो आप कैसे वेरीफाई करते हो कि ये मतलब जेन्युइन बिजनेस सेल करना चाहता है? अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता। एंड क्या है कि मेरा ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं एजेंट होता या मैं कमीशन चार्ज करता, मैं फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व रहता, तो हम सबका वेरीफाई कर सकते हैं कि सेल्स डेटा है वो वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर उसका नॉर्मली हम बात करते हैं सेलर के साथ कि आपका ये बिजनेस है, इतना सेल आप बोल रहे हो तो है। और क्योंकि हम नॉर्मली इंडियन कम्युनिटी के साथ ही डील करते हैं, इंडियन सेलर होते हैं, इंडियन बायर होते हैं, तो फिर क्योंकि इसीलिए हमने हिंदी में रखा है वीडियो, क्योंकि या इंडियन ही सेल कर पाए और इंडियन ही बाय कर पाए, तो उसीलिए नॉर्मली ट्रस्ट इश्यू नहीं आता इतना ज़्यादा। और कहीं कहीं मतलब कभी हो सकता है या कभी कहीं ऐसे लोग हो जाते हैं, बट हम मुझे बात करने में पहले मैं ही बात करता हूँ विदाउट वीडियो, मतलब क्लाइंट स्टाफ के साथ बात हो गया, बट बाद में एट द एंड ऑफ द डे मैं ही बात करता हूँ वीडियो बनाने से पहले कि क्या आपका सेल है, एक्चुअल है वो नहीं है। मुझे बात में थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है कि वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर जेन्युइन नहीं लगता तो हम वीडियो प्रमोट ही नहीं करते। मतलब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हो कि आप बिजनेस अवेलेबल है, पर अपने आप से रिसर्च करो और अपने आप से वेरीफाई करो, फिर तब जाकर अगर आपको सब सूटेबल लगता है, सब ठीक लगता है, तो ही फिर आगे बढ़ो। और उससे अच्छा है कि आप कोई सॉलिसिटर हायर कर लो अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस बाय करना है, बिजनेस रन करना है। तो ये मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी देते हैं, पर उसके पीछे जो भी काम रहता है वो आप लोगों को करना होता है सॉलिसिटर हायर करके। तो आपके लिए आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है? चाहिए तो सब, पैसे भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। विदाउट मनी वी कैन नॉट डू दिस पॉडकास्ट, मैं इधर ट्रैवल नहीं कर सकता, तो पैसे चाहिए डेफिनेटली, वो एक लाइफ का हिस्सा है। फ्रीडम तो आप बिजनेस में आते हो तो आपके पास फ्रीडम ऑटोमेटिकली आ जाता है कि बिजनेस में होते हो तो आपको जो करना है वो आपको कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप प्रायोरिटी कर सकते हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जॉब में आप थोड़े से स्टक हो जाते हो क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो वो वर्किंग आवर्स में आप कुछ नहीं कर सकते हो, बाद में आप थक जाते हो, तो वो हो जाते हैं। एंड फेम डेफिनेटली आप अगर आप सामने वाले के साथ रिस्पेक्ट से बात करोगे, कनेक्शन बनाओगे और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे और लोगों को जो चाहिए वो दोगे, तो आपको फेम ऑटोमेटिकली मिलेगी। वैसे मैंने कभी फेम के पीछे काम नहीं किया था, ऑटोमेटिकली फेम मिली। लोग अभी जिधर जाते हैं तो पहचान जाते हैं कि आप वीडियो बनाते हो, अच्छे वीडियो बनाते हो, वो ग्रेटिट्यूड होते हैं और वो थैंक यू बोलते हैं सब। तो यस, वो सब चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। कौन सी ऐसी एक चीज़ आप बता पाओ कि जिसने काफ़ी सारी हेल्प की आपको? एज आई मेंशन, मेरे मामा के पास से मेरा बिजनेस का सभी गाइडेंस मिला। मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था, मेरे पापा ने कभी बिजनेस नहीं किया। मेरे पापा एम्प्लॉय थे और आज भी एम्प्लॉय है, आज भी वो डायमंड वर्कर है, जॉब करते हैं। तो कभी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था, नॉलेज नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। तो उधर से मेरे मामा के पास से एक चीज़ मैंने सीखा कि बिजनेस का एथिक्स, किसी के पास बाकी में लेना नहीं, बाकी में देना नहीं, और लेन देन हुई है तो टाइम पे अपना हिसाब क्लियर रखो। और इथिक्स कभी नहीं भूलना। थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ग्रेडी मत बनो,
और कभी किसी का गलत में मत करो। तो वो एक माइंड में सोच रख के आगे बढ़ रहे थे और बस कुदरत देते हाँ, गई। और अगर आप अच्छा कर रहे हो, मतलब आपके मन में और दिल में अच्छी भावना है कि भाई अच्छा करना है, तो मतलब अच्छा ही होता है, ऊपर वाला अपने को देता ही देता है। मतलब आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। तो आप अपने यंग एज के विशाल को क्या मैसेज देना चाहोगे, और उससे मतलब क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, और आपने क्या ऐसा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाया है जिससे आप इस लेवल पे पहुंच पाए हो? इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा लाया हूँ और टाइम बाय टाइम वो होता गया, क्योंकि जैसे एक स्टेप चलते गए तो रास्ता दिखा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट अगर यंग विशाल को मुझे एडवाइस देना हो तो मैं एडवाइस दूंगा कि बिजनेस के लिए डिले मत करो। जब भी, मुझे अफसोस हो रहा हाँ, है मैंने 6 मंथ भी डिले किया, अरे तभी मतलब भी मुझे चालू कर देना चाहिए था। जब मतलब आपको लग रहा है आपने प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब रिसर्च कर लिया, आपने सोच लिया कि बिजनेस करना है, तो कूद पड़ो। यस। ज़्यादा भी मत सोचो कि भाई पीछे क्या होगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही मतलब स्टार्ट नहीं कर पाते कि भाई मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, लोग क्या सोच। सबसे पहला तो डर अपने इंडियन में यही होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक इतनी भी सोचनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं सोचनी चाहिए कि आप वो बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाओ कभी। यस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। हाँ, यस, रिस्क लो, कैलकुलेटेड लो। जैसे अपने, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हाँ, बिजनेस जैसे अपने चालू कर स्टॉक दे वैसा। मार्केट में भी बोलते हैं कि कैलकुलेट रिस्क लो। यस, कैलकुलेटेड रिस्क लो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। और अपने आप को आप 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हो आप? ऐसा मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं है। ठीक है विशाल भाई, अभी हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे। एक बिजनेस जो आपको दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे। मैंने जो टिफ़िन वाला बिजनेस किया था वो। यूके में एक अंडररेटेड बिजनेस। क्लीनिंग का बिजनेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप अलग अलग एरिया में टारगेट करो, प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल क्लीनर बनो, और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक ओवररेटेड बिजनेस। रेस्टोरेंट। जो चाहे उसी में घुसता है, यस, नहीं? और इंडियन रेस्टोरेंट में तो पता नहीं कि लोगों को क्या है कि सबको इंडियन रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में, और हमारे हेरो फैमिली साइड तो हाँ, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं हर 2 वीक में, हर मंथ में हमारे एक नया सूरत जैसे, रेस्टोरेंट। हमारे सूरत में भी यस। देखोगे आप, हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में कुछ नया कैफे या कुछ ना कुछ नया खुलता ही रहता है। यूके में कौन सी चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? स्किल, कोई भी आपका जो भी इंटरेस्ट है, स्किल सीखो और नेटवर्किंग करो। एक स्कैम जिससे लोगों को बचना चाहिए? स्पॉन्सरशिप फ्रॉड। आपकी कौन सी एक हैबिट है जो आप डेली लाइफ में फॉलो करते हैं और जिसने आपको ग्रो करने में काफ़ी हेल्प की? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? इंडिया से मुझे बहुत लोग ट्राई करते हैं कांटेक्ट करने की, और उन लोगों को बिजनेस यूके में लाना है। अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर करनी है, आपका बिजनेस इंडिया से लेके यूके में लाना है, तो पॉसिबल है। और उसके लिए आपको कुछ वीज़ा नहीं चाहिए, नो टूरिस्ट वीज़ा, नो वर्क वीज़ा, कुछ भी, कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप इंडिया में बैठे बैठे आपका कंपनी यूके में रजिस्टर करवा सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। हम आपको गाइड कर सकते हैं, बट अगर हम विदाउट आवर गाइडेंस ऑल्सो आपको रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो, और आपका बिजनेस इंडिया में बैठे बैठे यूके में भी ला सकते हो। यूके में बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पर्टिकुलर इंडियन के लिए। तो आप अपना बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टाब्लिश बिजनेस है उसके लिए पर्टिकुलर सजेस्टेड है कि इंडिया में एस्टाब्लिश बिजनेस है तो यूके में आएंगे तो एक लेवल पे बिजनेस होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिज़नेस ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट करो और हम कनेक्ट करवाएंगे कि जो जो यूके में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो दोनों का काम हो जाएगा। आपका बिज़नेस इंडिया से यूके आ जाएगा और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हम इनका प्रोफाइल और इनकी डिटेल्स मेंशन कर देंगे। तो आपको कुछ भी बिजनेस रिलेटेड, कुछ भी आपको सजेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए है, तो पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको इंडिया से यूके में बिज़नेस लाना हो या यूके में बिज़नेस एस्टेब्लिश करना हो तो उनमें भी हेल्प कर देंगे, पर जेन्युइन होना चाहिए, तो फिर उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और वो भी अच्छे से एफर्ट लगा पाए और आपको पूरी हेल्प कर पाए। अपने हमारे जो फॉलोअर्स है, जो भी सब्सक्राइबर है, उनके लिए आपने बोला था कि मैं गिफ्ट प्रेजेंट करूंगा लास्ट में, तो आप बता दीजिए, अभी रिवील कर ही दीजिए। ओके, तो कंपनीज हाउस में लीगल कंपनीज, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 100 पाउंड में कंपनी रजिस्टर हो रही है। आपको मैं एक ऐसा टिप देता हूँ कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपको
15 पाउंड में, 15 पाउंड में कंपनी 15 पाउंड आपकी, में? यस 15 पाउंड में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। और ये कोई फ्रॉड की बात नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड होगा और प्रॉब्लम होगा। जेन्युइनली आपकी कंपनी रजिस्टर होगी और 15 पाउंड में ही हो जाएगी। तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्टिकुलरली विशाल भाई को फॉलो करते हो और उसके सब्सक्राइबर हो तो ही आपके लिए ऑफर है, वरना नहीं मिलेगी। तो आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में या किसी में, तो गाइडेंस देने के लिए विशाल भाई रेडी है, उनकी टीम रेडी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और बस विशाल भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी टाइम मच देने के लिए विशाल बहुत भाई। अच्छा लगा। और लास्ट आप इनके पेज को भी फॉलो कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, इनके यूट्यूब चैनल को भी, और हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे भी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक सब कर देना, है ना। और अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो भी आप कमेंट कर देना, तो हम पूरी ट्राई करेंगे कि उसका सॉल्यूशन भी हम आपको दे पाए। यस, और विशाल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसे ही आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो सपोर्ट करना, तो वो अच्छे गेस्ट ला पाए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो अच्छे गेस्ट नहीं ला पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज का कन्वर्सेशन सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, बल्कि विज़न, कंसिस्टेंसी और सही डिसीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी था। दोस्तों, अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बियॉन्ड बॉर्डर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ विशाल, मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि आपकी कहानी भी मायने रखती है।